हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो लेसन 11 चल रहा है उसका पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हमने सर्वाइवल की डेफिनेशन के बारे में जाना, ग्रोथ किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, हमने इसके बारे में जाना। अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम अलग अलग अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और विकास की परिभाषाओं को समझेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, बाल्यावस्था को आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न चरणों में वर्गीकृत कीजिए। अब हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था की आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर इसमें 3 चरण शामिल किए गए हैं। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग पहली है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 6 माह तक तथा 6 से 12 माह तक की अवस्था होती है। उसके बाद है प्री स्कूल ईयर्स यानी कि पूर्व विद्यालय वर्ष, जिसे कि 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है स्कूल ईयर, मतलब पहले बच्चा जब छोटा होता है, जन्म से लेके 1 साल तक के बच्चे की जो अवस्था है उसे शैशवावस्था कहा गया है, जिसमें बच्चा अपने परिवार के साथ रहता है, अपने माता पिता के साथ रहता है और धीरे धीरे वह वृद्धि और विकास कर रहा होता है, जिसमें वो अपने आसपास के वातावरण में से बहुत सारी चीजें सीखता है। जिस तरीके की भाषा बोली जाती है परिवार में उसे सीखता है। धीरे धीरे उसका वृद्धि और विकास हो रहा होता है, उसके शरीर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेज जिसे है उसे हम कहेंगे प्री स्कूल ईयर्स। अब बच्चा अपने परिवार से प्री स्कूल में जाता है, जहां वो खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सीखता है, समझता है और उसका विकास होता है, जिसमें उसका मोटर डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, सभी प्रकार के डेवलपमेंट शामिल होते हैं। नेक्स्ट है स्कूल ईयर, जो कि 7 से 9 वर्ष तक तथा 10 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसमें इस बच्चा स्कूल में जाता है। एक फॉर्मल एजुकेशन को के द्वारा वो बहुत सारी चीजें सीखता है, स्कूल के एनवायरनमेंट को समझता है, अपने परिवार और स्कूल के द्वारा उसका विकास हो रहा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि गर्ल्स और बॉयज की जो आहार संबंधी आवश्यकताएं होती हैं वो 9 वर्ष तक एक समान रहती है, पर जब बच्चा 10वें साल में आता है तो इस 10 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात लड़के तथा लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में फर्क आना शुरू हो जाता है। अब जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। उनकी जो आहार संबंधी आवश्यकताएं से क्या मतलब है कि अब इनके अंदर जैसे कैलोरीज की मात्रा अलग हो जाएगी। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो गर्ल्स को आयरन की ज्यादा आवश्यकता होती है कंपैरेटिव टू बॉयज। इस तरीके से उनकी जो आहार संबंधी आवश्यकताएं होती हैं उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे वो अपने विकास के अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं। उसी प्रकार की जिस प्रकार बॉयज के अंदर मांसपेशियों का विकास शुरू हो जाता है, स्ट्रांग हो जाती है, तो ये जो स्कूल गोइंग स्टेज होती है उसमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, आयरन की ज्यादा आवश्यकता होती है। इस प्रकार आहार संबंधी आवश्यकताएं उनमें फर्क आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी वृद्धि तथा स्वास्थ्य में, ग्रोथ और हेल्थ में क्या रिलेशनशिप है, हम इसे जानेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड हेल्थ, जहां जैसे जैसे वृद्धि होती है हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। ये दोनों आपस में किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सामान्य वृद्धि स्वास्थ्य का एक अच्छा घोतक है, इंडिकेटर है। यानी कि अगर किसी भी बच्चे का वृद्धि सही प्रकार से हो रही है यानी वो बच्चा हेल्दी है। स्टूडेंट्स, इसका जानने के लिए हम देखेंगे कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं छोटे बच्चे को लेके,
तो वो सबसे पहले बच्चे का वेट लेता है और उसकी हाइट लेता है, हाइट का मेजरमेंट करता है और यह देखते हैं वो डॉक्टर कि क्या बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसका वृद्धि और यानी कि उसके भार और उसकी लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं यानी बच्चा हेल्दी है, यानी कि जो वृद्धि है वो स्वास्थ्य का एक अच्छा इंडिकेटर्स है जो यह डिसाइड करता है कि बच्चे का वृद्धि और विकास सही प्रकार से हो रहा है। किंतु सामान्य वृद्धि अपने आप में अच्छे स्वास्थ्य के पूर्वानुमान के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी खाली हम वृद्धि से को देखकर यह नहीं कह सकते कि यह बच्चा इस बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी होगी या गुड हेल्थ है। अपेक्षाकृत व्यापक विकास के लिए अनेक संसाधनों तथा स्थितियों की आवश्यकता होती है। रेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंडीशन, अलग अलग रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है और कंडीशंस की आवश्यकता होती है। जैसे घर में पर्याप्त शैक्षणिक तथा भौतिक प्रेरणा, यहाँ हमारा संसाधनों तथा स्थितियों से क्या तात्पर्य है, इसमें एक प्रेरणादायक वातावरण शामिल हो सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक जो वृद्धि है वो एक स्वास्थ्य का अच्छा इंडिकेटर है, पर खाली वृद्धि होने से यह डिसाइड नहीं हो जाता है कि बच्चा बहुत ज्यादा हेल्दी है, बल्कि उस बच्चे को कैसा वातावरण मिल रहा है, उसको किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, उसका फिजिकल भौतिक प्रेरणा यानी कि उसको जिस शिक्षा की आवश्यकता है वो उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका फिजिकल स्टिमुलेशन सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यह होना अति आवश्यक है। बच्चे को शिक्षा सही प्रकार से मिल रही है, उसको वो सभी रिसोर्सेज मिल रहे हैं जो कि उसकी वृद्धि के लिए सहायक हैं, तभी एक बच्चा सही प्रकार से हेल्दी हो सकता है। इसमें बच्चों को पर्याप्त स्तनपान की आवश्यकता होती है, एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क की आवश्यकता होती है, यानी अगर मदर के द्वारा सही प्रकार से सही समय तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे का वृद्धि और विकास सही प्रकार से हो सके और उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सके, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। सुरक्षित स्वच्छ वातावरण, उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल, यानी एक बच्चे को सही प्रकार से माता का दूध मिलना चाहिए, सही समय तक मिलना चाहिए, इसके अलावा उसे सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, उसके स्वास्थ्य की उचित देखभाल होनी चाहिए। उचित देखभाल से क्या अर्थ है कि समय समय पर टीकाकरण करवाया जाना चाहिए, उसके आहार संबंधी क्या आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, आहार के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि एक छोटा बच्चा जब वो शैशवावस्था के है, इन्फेंसी एज में है, तब उसे कौन से पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब वो प्री स्कूलर है तब उसे कितना कितना आहार कब कब दिया जाना चाहिए, उसके बाद स्कूल गोइंग स्टेज में उसके आहार का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें भी उसके उचित देखभाल में शामिल की जाती है। धूम्रपान तथा मद्यपान जैसी आदतों से माताओं का परहेज भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अगर माताओं को यह आदत होगी स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, तो इसका इफेक्ट जो है वो उनके बच्चे पर भी पड़ता है, तो ये आदतें नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य के साथ जुड़ी सभी कार्यात्मक क्षमताएं हासिल करने के लिए सामान्य वृद्धि एक अनिवार्य स्थिति है, किंतु उसके लिए केवल वृद्धि पर्याप्त नहीं है, यानी वृद्धि होना अति आवश्यक है, ये एक अच्छे स्वास्थ्य का इंडिकेटर है, पर इसके साथ साथ बच्चे की उचित स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए, उसे पर्याप्त मात्रा में माता का दूध दिया जाना चाहिए जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा उसे अच्छा स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण दिया जाना चाहिए, तभी एक बच्चा हेल्दी रह सकेगा और उसका वृद्धि सही प्रकार से हो सकेगा। तो इसका आंसर में है कि अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि और स्वास्थ्य एक दूसरे से संबंधित है। अगर बच्चा हेल्दी होगा, उसे सही वातावरण दिया जाएगा तो उसकी वृद्धि सही प्रकार से होगी। और अगर हम कहें कि अगर बच्चा हेल्दी होगा, उसके माता पिता सही प्रकार से शिक्षित होंगे और उस शिक्षा का उपयोग उसके वृद्धि और विकास में कर रहे होंगे, यानी उन्हें पूरी अवेयर, शिक्षित होने का क्या अर्थ है कि पूरा
सही प्रकार से अवेयरनेस होना कि किस अवस्था में कितना भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से टीकाकरण करवाया जाना चाहिए, किस प्रकार से शिक्षा का प्रभाव उसकी हेल्थ पर पड़ता है। तो ये सभी जो एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं वृद्धि और स्वास्थ्य के ऊपर। नेक्स्ट है कि रिसर्चेस से यह प्रमाण मिले हैं, यानी अनुसंधान से प्रमाण मिले हैं कि जीवन के प्रत्येक पहले 5 वर्षों में सभी बच्चे बहुत समान रूप से बढ़ते हैं। इस अवस्था में जब शरीर विज्ञान संबंधी उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है और वातावरण उनके स्वास्थ्यकारी विकास यानी हेल्दी डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहन देता है। पर्यावरणीय आक्रमणों के कारण, जैसे अब पर्यावरणीय आक्रमण कौन कौन से हो गए, जैसे संक्रमण या रोगों से ग्रस्त होना। यहाँ पे इस शब्द का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स, कि पर्यावरणीय आक्रमण मतलब आसपास का जो वातावरण है वो सही प्रकार से नहीं है। जैसे बच्चा जो भोज्य पदार्थ खा रहा है, इंटेक कर रहा है, वह साफ सुथरा नहीं है, ढक के नहीं रखा गया है, जिसके कारण बच्चे को संक्रमण हो रहा है और संक्रमण के कारण उसे बीमारियां हो रही है। तो कई रोगों से ग्रस्त होने अथवा पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यकर आहार न मिलने पर वृद्धि में व्यवधान या धीमापन आ जाता है। यानी बच्चे का अगर सही वातावरण नहीं दिया जा रहा है, अगर बच्चे को संक्रमण है और किन्हीं बीमारियों के कारण वो ग्रसित है, जैसे उसे लूज मोशन हो रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण उसका वृद्धि और विकास प्रभावित होगा। भारत में यह पाया गया है कि समृद्ध परिवार के बच्चों की वृद्धि विकसित देशों के बच्चों के समान होती है, खासकर तब जब उनके माता पिता शिक्षित हों। यह हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि अगर पेरेंट्स एजुकेट होंगे और उन्हें अवेयरनेस होगी इन सभी बातों की कि हमारे बच्चों को किस उम्र में कितना आहार दिया जाना चाहिए, उनके प्रारंभिक अवस्था में उनके प्री स्कूल की क्या जो उनकी प्रारंभिक अवस्था है उनमें जो औपचारिक शिक्षा है यानी इनफॉर्मल एजुकेशन की फॉर्मल एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार उनकी वृद्धि और विकास सहायक है, टीकाकरण सही प्रकार से होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये सभी बातें माता पिता को अगर पता होगी, वो शिक्षित होंगे, अवेयर होंगे, तो बच्चे का वृद्धि सही प्रकार से होगा। बच्चों की वृद्धि की मॉनिटरिंग करने के लिए वृद्धि चार्ट का विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। सामान्य वृद्धि वक्र ऊर्ध्वगामी यानी अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो डायग्राम है, जो ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इसे हम कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाना। अगर बच्चे का वेट और उसकी जो हाइट है वो सही प्रकार से बढ़ रही है, यानी उसका वृद्धि सही प्रकार से हो रही है। लेकिन कोई गड़बड़ी हो जाने पर वृद्धि वक्र में के व्यवधान हो जाएगा। नीचे दर्शाए गए ग्राफ में वृद्धि वक्र समतल और में इवन स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड हो सकता है अथवा अधोमुखी दिशा में जा सकता है, जिसकी अगर ये डाउनवर्ड कंडीशन में जा रहा है तो उसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि समतल होना यानी कि एक सीधी लाइन की तरफ जाएगा, जिसका क्या अर्थ है कि वृद्धि का थमना, यानी वृद्धि सही प्रकार से नहीं हो रही है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एज के साथ और वजन के साथ है, मतलब किस एज के अंदर कितना वेट होना चाहिए इसके बारे में है। तो 1 वर्ष की अवस्था में कितना होना चाहिए, 2 वर्ष की अवस्था में कितना होना चाहिए, तो ये ग्राफ के द्वारा शो होता है। अगर ग्राफ समतल है तो समतल होने का अर्थ है कि वृद्धि का थमना, ऊपर की ओर बढ़ना दर्शाता है कि वृद्धि हो रही है, और नीचे की ओर दर्शाता है कि बच्चा स्वस्थ वृद्धि पैटर्न से पिछड़ रहा है। यानी अगर यह ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो बच्चा है वो उसका वृद्धि है वो सही प्रकार से नहीं हो रही है। इसलिए इस बच्चे को अतिरिक्त पोषण दिया जाना चाहिए तथा संक्रमण का समुचित उपचार किया जाना चाहिए, तो फिर से वृद्धि दिखाई देने लगेगी। यह सुधारात्मक वृद्धि के महत्व को दर्शाता है। मैं आपको दोबारा से इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि यह हमारा वृद्धि वक्र है, यानी कि एक ग्राफ बना हुआ है जो कि ग्रोथ को बताता है। यह ग्राफ किन दो पहलुओं को लेकर बनाया गया है,
ईयर्स को लेके, यानी कि बच्चा जो बढ़ रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, और उस बढ़ने के साथ साथ उसके वजन कितना बढ़ रहा है, उसके वेट कितना इंक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर यह चार्ट बनाया जाता है, ये ग्राफ बनाया जाता है, जिसमें जिसके 3 अर्थ हैं। पहला है समतल होने का अर्थ है, समतल होना यानी वृद्धि का थमना। दूसरा है अपवर्ड डायरेक्शन में जाना, यानी ऊपर की तरफ जाना, जिसका अर्थ है कि बच्चे की वृद्धि सही प्रकार से हो रही है, सुचारू रूप से हो रही है। और नीचे की तरफ आने का अर्थ है कि बच्चे की वृद्धि सही प्रकार से नहीं हो रही है। और जब सही प्रकार से नहीं हो रही है, यानी बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। और वो ध्यान किस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, और उसके जो इन्फेक्शन है उसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए गए हैं कि किसी बच्चे को गंभीर अतिसार हो रहा है, यानी लूज मोशन हो रहे हैं, तो इस वृद्धि चक्र में क्या स्थिति होगी। आप सभी जानते हैं कि अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं यानी बच्चा अस्वस्थ है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। सेकंड है कि कुपोषित बच्चे को 2 माह के लिए अच्छा भोजन दिया जाए तो वृद्धि चक्र में क्या अंतर आएगा। यहां हमने पढ़ा ना बेटा कि अगर हम बच्चे को सही प्रकार से पोषण दे रहे हैं, उसे सही प्रकार से उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसे जाएगा स्टूडेंट्स, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए गए हैं जिनका आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन है विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो विकास की अवस्थाओं को परिभाषित कीजिए। स्टेजेस इन डेवलपमेंट को हम अगर जाने तो विकास की अवस्थाओं की पहले हम परिभाषा जानते हैं कि बाल विकास के क्षेत्र में जीवन अवधि को विकास उपलब्धियों के आधार पर निम्न अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जो कि जन्म से यानी कि जन्म के तुरंत बाद से 2 वर्ष तक की अवस्था है। आरंभिक बाल्य अवस्था या पूर्व विद्यालय अवस्था, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड और प्री स्कूल ईयर्स कहते हैं, यह 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। इसका क्या अर्थ है कि अब बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए प्री स्कूल में जाता है। अनौपचारिक शिक्षा, जहाँ खेल खेल के माध्यम से अपने हाथों से करके किसी भी काम को वो सीखता है। और यह जो अवस्था होती है वह 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। उसके बाद यह मध्य बाल्यावस्था होती है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर किशोरावस्था, जो कि 11 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। और एडल्टहुड, यानी कि 18 वर्ष तथा उससे अधिक अवस्था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरंभिक बाल्यावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की होती है, जो मिडिल चाइल्डहुड है उस वो किस एज का होता है, तो आप उसमें आंसर लिखेंगे 7 to 11 इयर्स। तो इस प्रकार आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है कि इस शब्द का जो हमारा है कि बाल विकास के अंदर जो जीवन अवधि की विकास उपलब्धियां हैं, यानी माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट जो टर्म है, इसका क्या अर्थ है कि उन विशिष्ट क्षमताओं, कार्य अथवा कौशलों से है। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि जीवन अवधि की विकास उपलब्धियां किसे कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि विकास उपलब्धियां यानी विशिष्ट क्षमताओं, कार्य अथवा कौशलों, स्पेसिफिक एबिलिटीज, टास्क और स्किल से है जो अधिकांश बच्चे किसी एक विशिष्ट आयु सीमा में अर्जित कर लेते हैं। तब इन कार्यों का प्रयोग यह आंकलन करने के लिए किया जाता है कि किसी विशिष्ट बच्चे का विकास उसकी आयु के अनुरूप है अथवा नहीं। इन्हें विकास के मानदंड यानी नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। यानी इसका क्या अर्थ है स्टूडेंट्स, इसका अर्थ है कि एक माइलस्टोन्स की तरह हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई 4 महीने का बच्चा है तो वह सहारे से बैठना शुरू कर देता है। फिर वो 6 महीने का है तो वो धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू कर देता है। उसके बाद वह किसी वस्तु को पकड़ के खड़े रहने का प्रयास करता है। फिर अपने से बड़े व्यक्ति की वो फिंगर पकड़ के चलने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो भागना शुरू करता है। तो यह एक
विकास है जो कि चलता जाता है आगे आगे। तो बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, उसके बाद प्री स्कूलर, उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड, एडोलिसेंस और एडल्टहुड, इस प्रकार यह जीवन का जो चक्र है, ये जीवन की अवस्थाएं हैं जो कि चलती जाती है। और इसमें जो विकास हो रहा है वो उस आयु के अनुरूप है या नहीं, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट्स कहते हैं, यानी विकास के मानदंड कहते हैं। किसे कहते हैं कि किसी विशिष्ट बच्चे का विकास उसकी आयु के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। आयु के अनुरूप होता है तभी तो हम कहते हैं कि भाई अब बच्चा 2 साल का हो गया है, यानी कि अब इसका विकास बढ़ रहा है, अब हम इसको विकास हो रहा है, सही प्रकार से हो रहा है। फिर हम इसे स्कूल में लेके जाते हैं, स्कूल के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कॉलेज में जाता है, फिर जॉब करता है। इस तरीके से हम नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट्स देखते हैं कि हर आयु में बच्चे का सही प्रकार से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, विकास की नवजात अवस्था को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लास्ट स्लाइड में हमने मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में जाना। अब हम पहली अवस्था को डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें जो विकास होता है वह कब कब होता है, कितने महीने से होता है, कितना वर्ष लगता है, किस विकास को कितना समय लगता है, हम यह सब जानेंगे। नवजात यानी नया जन्मा हुआ बच्चा, जन्म से जो अवस्था शुरू हो जाती है उसे हम नवजात कहते हैं। नवजात शब्द का प्रयोग हाल ही में जन्मे बच्चे के जीवन के प्रथम माह के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि जो पहला महीना है बच्चे का, वह उस महीने को हम क्या कहते हैं, ये नवजात शिशु है, यानी जो अभी हुआ ही है, और 1 महीने का जो उसका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को हम उस बच्चे को हम नवजात बच्चा कहते हैं। हमारी प्रवृत्ति नवजात बच्चों को असहाय समझने की होती है, हालांकि यह सत्य है कि वे पूर्णतः वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। मतलब अगर हमें ये लगता है कि ये बच्चा अभी असहाय है क्योंकि वो अपना कोई भी काम अपने आप नहीं कर पा रहा होता है, और वह अपने से बड़ों वयस्कों यानी कि अपने माता पिता के ऊपर वह निर्भर रहता है। परंतु यह भी सत्य है कि उनमें अनेक ऐसी क्षमताएं होती हैं जो उन्हें अपने आसपास के परिवेश के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करने में सहायता करती है। इस लाइन का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? इसका अर्थ है कि जो बच्चे का एनवायरनमेंट है उसके आधार पे वो अपने आप का अनुकूलन बिठाना शुरू कर देता है। इस वातावरण में वो अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देता है कि किस प्रकार से उसको वातावरण दिया जा रहा है, उसके अनुरूप वह अपने आप को ढालना शुरू कर देता है, और उसी के दौरान बच्चे का वृद्धि और विकास होता रहता है। वे उससे कहीं अधिक सचेत होते हैं जितना कि हम कल्पना करते हैं। उससे अधिक कैसे सचेत होते हैं? जैसे बच्चे को पता होता है अब उसे भूख लगी है तो वो रोना शुरू करता है, जैसे ही वो रोता है उसकी मदर आती है और उसको दूध देती है, या वो सही परिस्थिति में नहीं सो रहा है, वो गीला हो गया है, वो अनकंफर्टेबल है तो वो रोना शुरू कर देता है। यानी वो अपना कोई ना कोई मैसेज दे रहा है अपने से बड़ों को, यानी बच्चे को समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे अपने वातावरण को समझ रहा है, उसको पता है मैं रोऊंगा और तो मुझे उठा लिया जाएगा, मुझे गोदी में ले लिया जाएगा, मेरे साथ खेला जाएगा, यानी उसका आसपास का जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग वो अनुकूलित होना शुरू हो जाता है। अब है प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? रिफ्लेक्सेस। नवजात शिशु में जन्म के समय ही कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो उन्हें उस समय तक जीवित यानी सरवाइव रहने तथा उसे अनुकूलित करने में सहायता करती है, जब तक कि उसके क्रियात्मक क्षमताएं यानी मोटर कैपेसिटीज का विकास नहीं होता है। यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं कि जन्म के समय कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे कि बच्चा अपने आप को वातावरण में सरवाइव करता है, जीवित रखता है, और धीरे धीरे उन चीजों को एडॉप्ट करना शुरू कर देता है। प्रतिवर्त साधारण अनसीखी अनुक्रियाएं हैं जो कुछ प्रकार के उद्दीपनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। उनके लिए मस्तिष्क के उच्चतर कार्य की आवश्यकता नहीं होती, वह बिना सोच विचार के घटित होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वह स्वतः ही घटित हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको इसे अगर इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो प्रतिवर्त क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे अगर हमारी आंख के सामने कुछ आता है तो हमारी आंख अपने आप झपक जाती है, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं कि यह
हमारे दिमाग के द्वारा एक क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। मतलब कोई भी चीज आंख में आने से पहले ही हमारी आंख अपने आप बंद हो जाती है, या किसी भी हल्की सी गर्म चीज पे हमारा हाथ टच होता है तो हम अपना हाथ वापस से उठा लेते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क ने एक प्रतिक्रिया दी जिससे कि हमने अपने हाथ को वापस उठा लिया। तो उसी प्रकार कुछ ऐसी रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ ऐसी प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं जो कि बच्चा अपने आप को सरवाइव करने के लिए, वातावरण में जीवित रखने के लिए स्वयं ही करता है। वो क्रियाएं किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती हैं। अब वो कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा दूध पीने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप सीख के आता है। और जैसे हम उसे बोतल देते हैं तो वो बोतल से पानी भी पीता है, बोतल से दूध भी पीता है। ऐसे ही जो उत्सर्जन की प्रक्रियाएं हैं वो भी, यानी ये ऐसी क्रियाएं हैं जो कि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो बच्चा अपने आप सीख के आता है और उसके आधार पे वो जीवित रहता है। दूसरे शब्दों में स्वतः ही घटित हो जाती है। उदाहरणतः जब कोई चीज आपकी आंख को स्पर्श करती है तो आप आंख का संरक्षण करने के लिए स्वतः ही पलक को झपका लेते हैं। यह आंख झपकना ने प्रतिवर्त है। नवजात शिशु में अन्य प्रतिवर्त होते हैं। जैसे जैसे ही हमने आंख को झपका लिया, वैसे ही नवजात शिशु में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं? पहला है सकिंग करना, यानी चूसना, जो कि फीडिंग के लिए सहायक होती है। वो चूसने की प्रक्रिया करता है जिससे कि वो फीड करता है, दूध पीता है। निष्कासन रिफ्लेक्स, जिसमें कि वो मलमूत्र का निष्कासन करता है, त्याग करता है। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जो बच्चा जन्म से ही सीख लेता है अपने आप को वातावरण में सरवाइव करने के लिए और अनुकूलित करने के लिए। सेकंड जो प्रोसेस है वो है संवेदनात्मक क्षमताएं। पहली जो थी वो प्रतिक्रियाएं थी, प्रतिवर्त प्रतिक्रियाएं। अब है संवेदनात्मक क्षमताएं, सेंसरी कैपेबिलिटीज। जन्म के समय सबसे अधिक विकसित संवेदन क्या होता है? दृष्टि, यानी कि जो हमारे आंखें होती हैं वो सबसे ज्यादा, जैसे जैसे बच्चा देखता है वैसे वैसे सीखता चला जाता है। बच्चे को सबसे पहले जो उनकी आंखें होती हैं वो सबसे ज्यादा विकसित होती हैं। नवजात शिशु प्रकाश और अंधेरे के बीच भेद कर सकता है तथा सक्रियता पूर्वक प्रकाश की खोज करता है। आपने अपने आसपास के वातावरण में देखा होगा कि जिन घर में अगर छोटा बच्चा होता है तो उनकी मदर्स हमेशा कहती है कि लाइट में तो ये इतना नहीं रोता है, पर अंधेरा देख के ये रोना शुरू कर देता है। यानी बच्चा अंधेरे और प्रकाश के अंतर को समझने लगता है। जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, बच्चा लाइट की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करता है, लाइट को देखना शुरू कर देता है। यानी उसको उन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकता है। वे किसी गतिशील वस्तु का पीछा अपनी आंखों से कर सकते हैं। उनका सर्वोत्तम संकेंद्रण तब होता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति उनके चेहरे से लगभग 8 इंच की दूरी पर होती है। शिशु मानव चेहरे पर संकेंद्रण करने के लिए पहले से ही तैयार होता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि कोई भी कलरफुल चीज होगी, बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपने इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि इस प्रकार जो बच्चे के सामने ऊपर की तरफ जो उसका झूला होता है उसमें कुछ हैंगिंग टॉयज लगा दिए जाते हैं जिसे बच्चा देखता है और खुश होता है, और उनको वो कलरफुल होती है। जैसे आप इसमें फिशेस देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो बच्चा फिशेस को देख देख के खुश होता रहता है और उसको लगता है कि ये सजीव चीजें हैं जो कि उससे बातें कर रही हैं। तो इस प्रकार जो बच्चा होता है उसका सबसे पहला जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो उसका जो दृष्टि होती है, यानी जो इसका विजन होता है, वो सबसे अधिक विकसित होता है। वो कलरफुल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनको देखता है और उनको उनको उनसे उसको यूं लगता है कि वो उनसे बातें कर रही है, ऐसा वो फील करता है और वो खुश होता है और खेलता है। नेक्स्ट है कि नवजात शिशु ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करते हैं। या हम यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पहला पढ़ा कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आंख के बारे में हमने पढ़ा कि वो कलरफुल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरा है कान, यानी वो ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करते हैं तथा किसी भी अन्य ध्वनि से अपेक्षा में मानव ध्वनि के प्रति सर्वाधिक अनुक्रियाशील होते हैं। जैसे ही मदर पास में आती है और वह
बात करना शुरू करते हैं, अपने फेस के एक्सप्रेशन देने शुरू करते हैं कि वो अब खुश हो गए हैं, यानी वो ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वे मूल स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन तथा कड़वे के बीच में अंतर कर सकते हैं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, खट्टी चीज अगर उसके मुंह में जाती है तो वो रोना शुरू कर देता है, यानी उसको खट्टा नहीं जम रहा होता है। आइसक्रीम को देख के, आप देखो इस पिक्चर में आइसक्रीम को देख के वो कितना खुश हो रहा है, यानी उसको मीठे के बारे में नॉलेज, मतलब मीठे के बारे में उसको उसका जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। नवजात शिशु दिन में 16 से 18 घंटे सोते हैं। जब वे जागते हैं तो वो सचेत होते हैं और वे अपने आसपास देखते हैं तथा जब देखभाल करने वाले उसके साथ बातचीत करते हैं तो वो उसे पसंद करते हैं। आपने देखा होगा बच्चा लेटा हुआ पसंद नहीं करता है, और आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो तो और भी ज्यादा एडवांस है। अब वो बच्चे नहीं है कि आपने उनके हाथ में कोई टॉय दे दिया और वो खेलते रहेंगे, उनको लगता है हमें गोदी में लें, घुमाएं, हमारे साथ मस्ती की जाए, हमसे बात करे। और जैसे ही हम बच्चों से बात करते हैं वो इतना अच्छा रिएक्शन देते हैं, अपनी आंखों से, अपनी स्माइल से वो खुश होते हैं और यह बताते हैं कि हम आप वो मतलब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और ये उससे उस चीज को पसंद करते हैं बच्चे। नवजात शिशु रोकर अपनी आवश्यकताओं को बताने की चेष्टा करते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनता है कि बच्चे की पहली भाषा कौन सी होती है जिससे वो अपनी बात बताता है, तो पहली भाषा कौन सी होती है, वो रो कर अपनी आवश्यकताओं को बताता है कि उसको भूख लग रही है या वो अनकंफर्टेबल है। तो यहाँ पे आप उसमें आंसर लिखेंगे कि वो रो कर अपनी चेष्टा को बताता है, अपनी फीलिंग को बताता है, वो संचार करता है, कम्युनिकेशन करता है। रोना विभिन्न प्रकार का होता है जो भूख, गुस्से, दर्द, असहजता का संकेत करता है तथा देखभाल करने वाले व्यक्ति शिशु के रोने के कारणों का पता लगाने के लिए सामान्यतः समर्थ होते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें हमने आंख के बारे में बात की कि बच्चे कलरफुल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और 8 इंच की दूरी से वो प्रॉपरली किसी भी चीज को देख सकते हैं और गतिशील वस्तु की तरफ वो अपना आंखों को मूवमेंट करते हैं। एक जगह मतलब अगर गतिशील वस्तु है तो उसी डायरेक्शन में वो अपनी आंखों का मूवमेंट करते हैं। फिर वो ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करते हैं, वो टेस्ट के प्रति अनुक्रिया करते हैं, वो स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अगर उन्हें दुर्गंध आती है, सुगंध तथा दुर्गंध के बीच में अपना चेहरा वो दुर्गंध से परे हटाकर अनुक्रिया दर्शाते हैं, यानी वो अपने रेस्पॉन्सेस देते हैं। अगर उनको कोई चीज अगर उनको वो खुशबू अच्छी नहीं लग रही है तो वो अपने आप को दूर हटा लेते हैं। और जो बच्चा होता है वो 16 से 18 घंटे तक सोता है और जब वो जगता है तो वो सचेत अवस्था में होता है और रोक कर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। अगर वो उसे भूख लग रही होती है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, अगर थोड़ी देर तक बच्चे को गोदी में ना लिया जाए तो उसको गुस्सा आने लग जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। या उसे किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, जैसे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो भी वो रोकर असहजता को प्रकट करता है। हमारा 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि मानव जीवन अवधि में विभिन्न चरणों में विकास किस प्रकार होता है, समझाइए। हम यहाँ पे नवजात से शुरू कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका वृद्धि और विकास किस प्रकार से प्रारंभ होता है। इसमें सबसे पहले हमने नवजात अवस्था को जाना है कि जब बच्चा जन्म से लेके 2 वर्ष तक की जन्म से लेके 1 माह तक की अवस्था जब होती है उसे हम नवजात अवस्था कहते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार वृद्धि और विकास होता है बच्चे का, हम उन विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे कि अलग अलग चरणों में विकास किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी कि शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने शारीरिक विकास की परिभाषा पढ़ी थी और क्रियात्मक विकास की परिभाषा पढ़ी थी। अब यह किस प्रकार वृद्धि और विकास में किस प्रकार यह चलता है शारीरिक विकास, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है कद तथा वजन में वृद्धि, इंक्रीज इन वेट एंड हाइट। कद तथा वजन में सर्वाधिक नाटकीय वृद्धि जन्म से ठीक पहले होती है, जब एक कोशिका वाला जीव भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है जो 20 इंच लंबा तथा वजन में लगभग 2.5 से 3 kg यानी 2.5 से
3 किलो का होता है। जन्म के समय बच्चे का जो वेट है वो 2.5 से 3 kg होना चाहिए। अगर इससे कम है तो बच्चा अंडर वेट होता है और इससे ज्यादा है तो बच्चा ओवर वेट होता है। पर ये एक इंडिकेटर है कि अगर इतना वेट है बच्चे का, यानी बच्चा स्वस्थ है और हेल्दी है। शैशवावस्था तीव्रतम वृद्धि की अगली अवधि है। हमने इससे पहले नवजात अवस्था के बारे में पढ़ा, अब हम शैशवावस्था के बारे में जानेंगे। जब तक शिशु 6 माह की आयु का होता है उसका वजन 2 गुना हो जाता है, तथा जब वह 1 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसका वजन जन्म के वजन की तुलना में वह वजन जो होता है वो जन्म के वजन की तुलना में 3 गुना हो जाता है। यानी जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है, और जन्म के समय 3 किलोग्राम वेट था तो वो 3 गुना हो जाता है। अधिकांश शिशुओं में 1 वर्ष की आयु में लगभग 8 से 9 किलोग्राम के बीच वजन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दे रखी है स्टूडेंट्स, जिसमें आयु के आधार पर कितना वजन होना चाहिए, गर्ल्स का वेट कितना होना चाहिए, बॉयज का कितना वेट होना चाहिए यह बताया गया है, और आयु के अनुसार कद कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए और लंबाई कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि 2 से 5 वर्ष में 85.7 और 109.4 ये गर्ल्स की होती है, और बॉयज में 87.1, यानी लड़कियां जो होती हैं, लड़कों की हाइट लड़कियों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये एक टेबल दे रखी है जिसे आप याद करिए, क्योंकि इसमें से आप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि 2 वर्ष की अवस्था में वेट कितना होना चाहिए, 5 वर्ष की अवस्था में वेट कितना होना चाहिए, और यह हमें ध्यान भी होना चाहिए कि उम्र के आधार पर कितना वेट होना चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए और कितना वेट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट स्लाइड में फिजिकल डेवलपमेंट की बात की, यानी शारीरिक विकास की बात की। शारीरिक विकास में हम 2 पहलुओं को लेते हैं, जिसमें बच्चे के वजन और उसकी हाइट की बात करते हैं, यानी वेट और हाइट की बात करते हैं, और मोटर डेवलपमेंट के अंदर हम बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास की बात करते हैं कि वो मजबूत हो रहे हैं। इसे हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी स्थूल क्रियात्मक विकास, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का विकास होना, जैसे हाथों और पैरों का प्रयोग करना। बच्चों के जैसे जैसे मसल्स स्ट्रांग होती हैं, बोन्स स्ट्रांग होती हैं, वो चलना शुरू करते हैं, साइकिलिंग करना शुरू करते हैं, स्टेयर से उतरना चढ़ना, तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, उनका मोटर डेवलपमेंट कहलाती हैं। और अब इसमें जो फाइन मोटर स्किल्स कौन से होते हैं कि एक हाथ में गिलास को पकड़ना, और जैसे पेन को पकड़ना, कलरिंग करना, अपने शर्ट के बटन बंद करना, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये कहलाती हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाते हैं। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के विकास से पहले हम यह जानेंगे कि जो स्थूल क्रियात्मक कौशलों के विकास में उपलब्धियों का अध्ययन करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक उपलब्धि किसी खास महीने में ना होकर कुछ आयु सीमा में प्राप्त होती है। इस लाइन का क्या अर्थ है, क्योंकि हर बच्चे का वृद्धि और विकास अलग अलग होता है। हम यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अगर बच्चा 4th मंथ का है तो इसमें यह डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, क्योंकि किसी बच्चे का विकास जल्दी होता है और किसी बच्चे का विकास थोड़ा लेट होता है। जैसे एक बच्चा चलना जल्दी सीखता है, कोई बच्चा बोलना जल्दी सीखता है, तो सभी बच्चे सीखते हैं पर वो अलग अलग आयु सीमा में आकर सीखते हैं। इसमें यह निर्धारित नहीं, यह बात नहीं होती है कि किसी खास महीने में ही वह विकास होगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, जैसे जैसे उसको आसपास का एनवायरनमेंट मिलता है, जितना वो सीखता है, करके सीखता है, उतना ही उसका वृद्धि और विकास होता चला जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों के विकास की दर में अंतर होता है। यस, बच्चों के विकास की दर में अंतर होता है। मैंने अभी ऊपर भी यह बात समझाई है कि किसी बच्चे का विकास जल्दी होता है और किसी बच्चे का विकास देरी से होता है। और यह आपने अपनी मदर को कहते हुए भी सुना होगा कि मेरी जो बिटिया है उसने चलना जल्दी प्रारंभ किया था, चलना जल्दी शुरू किया था, पर मेरे बेटे ने थोड़ा सा लेट किया था।
या मेरे बेटे ने बोलना जल्दी शुरू किया था पर मेरी बेटी ने लेट किया था। इवन अगर दोनों ही बिटिया भी है तो भी एक सिस्टर हो सकता है जल्दी सीख ले और एक थोड़ा सा लेट सीखे। तो हर बच्चे की विकास की दर में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी विशेष उपलब्धि प्राप्ति के लिए किसी खास महीने का निर्धारण नहीं कर सकता। हम यह डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर मेरी बड़ी बेटी ने इस महीने में चलना शुरू किया था तो मेरी छोटी बेटी भी इसी महीने में चलेगी, ऐसा निर्धारित नहीं होता है। हर बच्चे के वृद्धि और विकास में अंतर पाया जाता है और वह उसी तरीके से ही हर काम करना प्रारंभ करता है। यदि कोई बच्चा प्रत्याशित आयु सीमा में एक से अधिक उपलब्धि अर्जित करने में असमर्थ रहता है तो यह चिंता का विषय है। यानी इस लाइन का क्या अर्थ है कि यानी उस बच्चे का वृद्धि और विकास सही प्रकार से नहीं हो रहा है। बाल्यावस्था के प्रथम 10 वर्षों में अर्जित की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियात्मक उपलब्धियां सूचीबद्ध की गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि अगर इस प्रकार से क्रियाएं हो रही है 10 वर्ष तक की अवस्था में, उन्हें बताया गया है जो कि इस प्रकार है। इस स्लाइड में स्टूडेंट्स हम जो क्रियात्मक विकास है वो किस प्रकार होता है, क्रमबद्ध रूप में हम इसके बारे में जानेंगे कि एक सीक्वेंस से कैसे होता है कि जन्म से 3 माह तक सिर को उठाना और उठाए रखना, यानी वो सिर का बैलेंस बनाना शुरू कर देता है। और हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि सबसे पहले बच्चा अपने सिर को ऊपर करता है और मैंने यह भी बताया था कि जब भी हम बच्चे को गोदी में लेते हैं तो हम अपना एक हाथ उस बच्चे के सिर के पीछे रखते हैं, क्योंकि 3 महीने तक बच्चा अपने सिर को बैलेंस नहीं कर पाता है। धीरे धीरे वो बैलेंस करता है तो हम अपना हाथ हटाना शुरू कर देते हैं, पर उससे पहले हम सिर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए जैसे ही बच्चे को गोदी में उठाते हैं तो उसके सिर के पीछे हाथ लगा के उसे उठाया जाता है। नवजात शिशु अपने सिर को थोड़ा सा इधर उधर हिला सकते हैं। 1 माह वे अपना सिर उठा सकते हैं। 2 माह में वे पेट के बल लेटे हुए अपनी छाती को ऊपर उठा सकते हैं, यानी कि वो पेट के बल लेटना। 2 और 3 माह में बच्चा क्या करता है, हल्की सी करवट लेना शुरू कर देता है और वो अपने पेट के बल हो जाता है। 3 माह में शिशु अपना सिर उठाकर टिकाना शुरू कर देता है। यह विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। यदि शिशु ऐसा 6 माह की आयु तक भी करने में असमर्थ रहता है तो यह दर्शाता है कि विकास में विलंब हो रहा है, यानी कि विकास सही प्रकार से नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 माह तक बच्चा जो होता है वो करवट लेना शुरू कर देता है और करवट लेके वो अपने पेट के बल होके अपने सिर को थोड़ा सा बैलेंस बनाना शुरू कर देता है। 4 से 6 माह का जो बच्चा होता है वह पीठ से पेट के बल तथा पेट से पीठ के बल उल्टा सीधा हो सकता है। 8 महीने का जो बच्चा होता है वो किसी वयस्क की सहायता से अथवा सहारा देने वाली पट्टी के संयोग से बैठ सकता है। आपने अपने घर में और आसपास देखा होगा कि जो 6 महीने तक का बच्चा होता है, 4 से 6 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको मदर होती है वो बिठाने की कोशिश करती है और वो आसपास पिलो लगा देती है, तकिया लगा देती है, जिससे बच्चा अगर गिरता है तो वो उसके ऊपर गिरता है तो उसको चोट नहीं आती है और बच्चा धीरे धीरे इस प्रकार बैठना प्रारंभ कर देता है। 8 से जो 9 महीने होते हैं उसमें बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है, क्रॉल करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वह वस्तुओं को पकड़कर अपना बैलेंस बनाता है, उन्हें पकड़कर वो खड़ा होना शुरू कर देता है। बच्चा एक बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। इस प्रकार वो बार बार करता है, सीखता है और उस काम को करके खुश होता है। 8 से 11 महीने का जो बच्चा होता है वो बैठने की स्थिति से उठकर खड़ा हो जाता है और थोड़े से समय के लिए अपने आप को स्वतंत्र रूप से खड़ा कर सकता है। 18 महीने का जो बच्चा होता है वो पहले जैसे चलना प्रारंभ करता है तो वो असंतुलित होता है, बैलेंस नहीं बना पाता है। धीरे धीरे वो अपना बैलेंस बनाना शुरू कर देता है और फिर वो भागना शुरू कर देता है। 18 से 24 महीना, 24 माह क्या हो गया, यानी कि 2 साल का जो बच्चा है वो किसी का हाथ पकड़कर दोनों पैर प्रत्येक सीढ़ी पर रखते हुए सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देता है। और आप देखना आपके आसपास जो अगर छोटे बच्चे हैं, बच्चा यह चाहता है कि मेरा हाथ कोई ना पकड़े और मुझे फ्री छोड़ दिया जाए, मैं खुद ही चल लूंगा और खुद ही स्टेयर्स पे भी चढ़ जाऊंगा। तो बच्चे को पसंद नहीं आता है कि उसका हाथ पकड़ के कोई उसको चलाए, वो सोचता है मुझे खुला छोड़ दे, मैं अपने आप काम करूं, तो उसमें वो ज्यादा खुश होता है।
पर ऐसा हमें करना नहीं होता है, क्योंकि स्टेयर्स पे बच्चे के गिरने का बहुत डर रहता है। इसलिए हमें हर समय उनका ध्यान रखना होता है कि उन्हें हाथ पकड़ के धीरे धीरे उनको चढ़ना सिखाया जाता है और उनको उतरना सिखाया जाता है। 2 वर्ष का बच्चा जो होता है वो उल्टा चलना, फिसल कर नीचे खिसकना और सीढ़ी पर चलना प्रारंभ कर देता है। किसी कम ऊंचाई वाले चबूतरे से दोनों पैरों के सहारे नीचे छलांग लगा जाता है, मतलब वो अब जंप करना स्टार्ट कर देता है। और आपको यहाँ मैं बताऊं कि यहाँ पे 2 वर्ष तक की जो अवस्था प्रारंभ हो गई है, अब बच्चा प्री स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है। वहां पे टीचर्स के द्वारा छोटी छोटी सी एक्टिविटी करवाई जाती है, जिसमें छोटे बच्चों के लायक ही टॉयज होते हैं जिसपे वो उनमें खेलते हैं, वो स्लाइड्स होते हैं जिसपे वो चढ़ते हैं उतरते हैं। तो इस प्रकार की वो एक्टिविटी करते हैं और ये सारी एक्टिविटी उनके क्रियात्मक विकास में सहायता करती है, उनके क्रियात्मक विकास को और अधिक अच्छा बनाती है। 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो एक पैर से संतुलन कर लेता है, अपनी गेंद को ठोकर मारना यानी कि वो फुटबॉल खेलना प्रारंभ कर देता है, गेंद को कैच करना, बॉल को कैच करना, उसे थ्रो करना प्रारंभ कर देता है। 4 वर्ष तक का बच्चा होता है वो एक एक पैर रखकर किसी के सहारे को पकड़कर सीढ़ियां पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो साइकिलिंग करना प्रारंभ कर देता है। 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो जंप करना, कूदना, चढ़ना प्रारंभ कर देता है, साइकिलिंग करना शुरू कर देता है। और जो 10 वर्ष तक का बच्चा होता है वो बैलेंस बना लेता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसमें एनर्जी हो जाती है। अब उसकी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती है, वो अलग अलग प्रकार की गेम्स खेलता है और योगा करता है, एक्सरसाइज करता है और अपना जो वृद्धि और विकास होता है उसको सुचारू रूप से करता है और इन सभी एक्टिविटीज में बच्चा बहुत एंजॉय करता है। तो इस प्रकार बच्चों का जो क्रियात्मक विकास है, जो मोटर डेवलपमेंट है, उसका एक सीक्वेंस बताया गया है कि जन्म से लेके 10 वर्ष तक की अवस्था में किस प्रकार धीरे 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 करके उनका क्रियात्मक विकास होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। कोई भी जीव जंतु प्राणी सभी अपनी बातों को एक जने से दूसरे जने तक पहुंचाते हैं यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। ऐसे ही बच्चा भी धीरे धीरे वातावरण में अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस करता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं यानी भाषा का विकास भी जो होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस से होता है। सभी बच्चे एक क्रम में भाषा का विकास करते हैं। कोई भी विकास हो, अभी हमने लास्ट स्लाइड में मोटर डेवलपमेंट पढ़ा यानी कि क्रियात्मक विकास पढ़ा, उसमें भी हमने यही पढ़ा कि जो विकास है वो एक क्रम में हो रहा है। पहले बच्चा अपने सिर को बैलेंस करता है, फिर अपनी गर्दन को बैलेंस करता है, फिर वो करवट लेना प्रारंभ करता है, फिर वो धीरे धीरे सहारे से बैठना शुरू करता है। तो एक क्रम से करते करते वो आगे बढ़ता चला जाता है। वैसे ही भाषा के अंदर भी क्या होता है कि बच्चा एक क्रम को फॉलो करता है, उस क्रम से ही उसकी भाषा का विकास होता है। बच्चों द्वारा अपने जीवन के प्रथम वर्ष में जब वे शब्द बोलने में समर्थ नहीं होते हैं, उच्चारित की जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है, बोलने से पहले की ध्वनियां कहलाती है। यानी अभी बच्चे ने बोलना प्रारंभ नहीं किया है पर उससे पहले वो कुछ साउंड्स निकालता है, कुछ साउंड से अपनी बात बताता है। पहला साउंड क्या होता है, रोना, क्राई करना, रोना। दूसरा है कूकना तथा तीसरा है बबलिंग करना यानी कुलबुलाना। आप अपने आसपास के वातावरण में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप अपने आसपास के वातावरण में देखिए, आप बहुत जल्दी इस चैप्टर को समझेंगे। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है या आसपास कोई छोटा बच्चा है तो आप देखेंगे वो रोकर अपनी बात को बताने की कोशिश करता है। फिर जब वो खुश होता है अपने पेरेंट्स के साथ में तो वो कुछ आवाजें निकालता है, क ऐसे करके वो आवाजें निकालता है और उसे हम क्या कहते हैं, कूकना। और धीरे धीरे वो एक एक दो दो ध्वनियों को निकालना शुरू करता है जिसे हम कहते हैं बबलिंग करना यानी कुलबुलाना। आप बच्चे को देखेंगे कि अगर वो टॉय के साथ खेल रहा होता है तो वो कुछ ना कुछ अपनी ही भाषा में कुछ ना कुछ बोल रहा होता है जिसे हम कूकना कहते हैं। बच्चे लगभग प्रथम वर्ष के अंत तक प्रथम शब्द सीखते हैं तथा इसके पश्चात उनमें भाषा का तीव्रता से विकास होता है तथा किशोरावस्था तक वे भाषा को
परिशुद्ध रूप से बोल सकते हैं। यद्यपि शब्दावली का विकास बाद में भी संपूर्ण जीवन के दौरान होता रहता है। यानी पहले माह के बाद, पहले वर्ष के बाद धीरे धीरे वो पहले वो कूकना शुरू करता है, पहले अपनी बात को वो रो के बताता है, फिर वो कुलबुलाना शुरू करता है और धीरे धीरे 1 साल तक वो शब्दों को सीखने की कोशिश करता है। और जब वो किशोरावस्था तक आता है तो वो सही प्रकार से बोलना शुरू कर देता है। और इस प्रकार पूरे जीवन के दौरान उसकी जो शब्दावली है, जो उसका वोकैब्युलरी है, उसका विकास होता रहता है। भाषा के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पहले दिन से ही बच्चा उससे कहीं अधिक समझ जाता है जितना वह बोलता है। यानी बोलने से ज्यादा बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग होता है, समझता ज्यादा है। बच्चों में रचनात्मक अभिव्यक्त भाषा से पहले चीजों और स्थितियों में ग्रहणशील भाषा की क्षमता पैदा हो जाती है। यानी बच्चा करता बाद में है, पर वो उस चीजों को ग्रहण पहले कर लेता है, सीख पहले लेता है, बोलता बाद में है। मैं इस लाइन को दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। अपने आसपास के वातावरण से वो पहले सीखता है और उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी भाषा का विकास होता चला जाता है। आप देखेंगे कि आजकल जो मोबाइल फोन है वो बहुत ज्यादा बच्चों के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से बच्चों के पेरेंट्स फोन पे बात कर रहे होते हैं, आप पिक्चर में देखेंगे अभी तक इस बच्चे को बोलना नहीं आता, पर वो अपने आसपास देखता है कि उसके पेरेंट्स इस तरीके से बात करते हैं, तो वो भी कान के पास अपने मोबाइल को लगाएगा और कुछ ना कुछ मतलब अपने मुंह से आवाज निकालना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार बच्चा देखता है और उसके बाद वो सीखता है। नेक्स्ट है कि भाषा के विकास की अवस्थाएं कौन सी है। पहली है क्राइंग करना यानी रोना। बच्चों में ये संप्रेक्षण का पहला स्वरूप है। ये अंतर्जात या जन्मजात होता है। बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो रोता है। यानी यह जो ज्ञान है वो उसका अंतर्जात होता है, इनबिल्ट होता है, इनबोर्न होता है और जन्मजात होता है। अर्थात बच्चे को रोना सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे के प्रथम माह में यही एकमात्र ध्वनि है जो शिशु निकाल सकता है। शिशु का रोना वयस्कों तथा बच्चों में शारीरिक अनुक्रिया उत्पन्न करता है, जो उन्हें शिशु की तरफ ध्यान देने तथा उन्हें कष्ट से दूर करने के लिए प्रेरित करता है। यानी बच्चे को अगर भूख लग रही है, उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई बीमारी हो गई है, तो वो रो के अपनी बात को बताता है। दूसरे महीने तक बच्चा कुकू करना शुरू कर देता है। यह ध्वनि की अंतर्जात स्वर किस्म की आवाज होती है, जिसे अह उहु जैसे स्वर शिशु तब निकालता है जब वे संतुष्ट होते हैं अथवा आनंद का अनुभव करते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्चा अपनी मदर से बातें कर रहा है, उससे उनसे आई कांटेक्ट बना रहा है और वो जो बोल रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से पहले सुनता है और सीखता है, और उसके बाद वो कुछ कुछ आवाजें निकालना शुरू कर देता है। जब शिशु कुक्कू करता है तो माता पिता बोलकर, हंसकर तथा उस आवाज की नकल करके अनुक्रिया दर्शाते हैं। यानी पेरेंट्स दोबारा से रिस्पॉन्स देते हैं, और किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं कि वो बच्चे की ही नकल करते हैं और फिर बच्चे को पुनः कुकू करने की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि माता पिता बातचीत कर रहे हो। इस कुकू करने की ध्वनि में लगभग 8 माह तक उल्लेखनीय कमी आ जाती है और 6 महीने का होने पर बच्चा तुतलाने लगता है। यानी धीरे धीरे जो साउंड सबसे पहले बच्चे का सबसे पहले कौन सा संप्रेक्षण करता है, वो रोने का करता है। उसके बाद 2 महीने तक वह अपने मुंह से आवाजें निकालना शुरू करता है। आप देखेंगे कि अगर आप बच्चे के सामने कोई टॉय रख देंगे तो बच्चा उससे बातें करना शुरू कर देता है और कुछ ध्वनियां निकालता है मुंह से। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलता है और तुतलाने लगता है। तुतलाना व्यंजन स्वर का एक संयोजन है, जैसे दा, मा, या, पा। शिशु इस संयोजन को दोहराता है, जैसे वो बोलता है माँ, मम्मा, इस तरीके से वो बोलता है और उसे दोहराता चला जाता है। जिससे दादा, जैसे वो वर्ड बार बार रिपीट होते हैं तो वो दादा, मामा जैसे ध्वनियां निकालता है। तुतलाना मानव भाषा की
तरह प्रतीत होता है। शिशु सभी मानव भाषाओं में निहित सभी ध्वनियों को निकालने में सक्षम होता है। इस प्रकार शिशु जर्मन या अफ्रीकी भाषाओं में प्रयुक्त ध्वनियों का उच्चारण कर सकता है, चाहे उसने वो ध्वनियां सुनी ना हो। यहाँ तक कि एक बहरा बच्चा भी जो दूसरे बच्चों की आवाज सुनने में समर्थ नहीं होता है, तुतलाता है। यानी कुछ कुछ ध्वनियां होती हैं जिन्हें वो अपने मुंह से निकालने की कोशिश करता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे एक बच्चे के सामने एक टॉय रखा हुआ है और उस बच्चे को लगता है कि ये मेरे से बात कर रहा है, तो वो उसके सामने कुछ ना कुछ ध्वनियां निकालना प्रारंभ कर देता है। इन दो तथ्यों से पता चलता है कि तुतलाना अंतर्जात है, तथापि धीरे धीरे वे ध्वनियां धीरे धीरे जिन्हें बच्चा अपने परिवेश में नहीं सुनता है भूल जाता है। इससे पता चलता है कि परिवेश यानी वातावरण भाषा सिखाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बिल्कुल सही बात है कि वातावरण भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे बच्चों को अलग अलग वातावरण मिलता है, अलग अलग परिवार का, संस्कृति का, वो वहां की भाषा सीखते हैं। जैसे एक बच्चा इंग्लिश सीखता है, एक बच्चा हिंदी सीखता है, एक बच्चे के परिवार में अगर पंजाबी बोली जा रही है तो वो वह भाषा सीखता है। अगर वो बंगाल से बिलोंग करता है तो वो वहां की भाषा सीखता है, साउथ से बिलोंग करता है तो वो वहां की भाषा सीखता है। यानी बच्चे को जो वातावरण दिया जा रहा है वह वहां की भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है कि लगभग पहले जन्मदिन के आसपास शिशु अपने शब्द का उच्चारण करता है। इससे पता चलता है कि बच्चे ने जो उच्चारण किया है वह एक शब्द है। हम जानते हैं कि वह एक शब्द है क्योंकि वह उसका प्रयोग निरंतर एक तात्पर्य के लिए करता है। पहले संक्षिप्त होता है जिसमें एक या दो वर्ण होते हैं, जैसे पापा, मामा, टाटा, बाय। ये सब आप छोटे से बच्चे को भी देखेंगे और आप उसको बोलेंगे, आप जाने का अगर बता रहे हैं कि अब आप उससे दूर हट रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे टाटा, तो बच्चा टाटा बोलना की कोशिश करेगा और अपने हाथ को हिलाना प्रारंभ करेगा। 18 माह की आयु तक बच्चा लगभग 2 दर्जन शब्द बोलने लगता है, किंतु इस समय वह एक सरल आदेश तथा कई और शब्द समझने लगता है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पूरी जो एनसीईआरटी की लाइन्स है उन्हें इंक्लूड किया है जिससे आपका कुछ भी मिसिंग ना हो। किस प्रकार विकास जन्म से प्रारंभ होकर किस प्रकार हर एक मंथ में अलग अलग तरीके से होता है, मैंने इसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो मैंने हर पैराग्राफ को इंक्लूड किया है जिससे कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें। 2 वर्ष की आयु तक बच्चा लगभग 250 शब्द सीख जाता है और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष वह सैकड़ों शब्द, जैसे जैसे वो बाहर निकलता है, अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, तो हर समय वह ज्यादा से ज्यादा शब्दों को समझता है, सीखता है। दूसरे जन्मदिन के आसपास बच्चा 2 शब्द वाले वाक्य बनाना प्रारंभ कर देता है। बच्चे के शुरुआती शब्द लोगों, पशुओं तथा वस्तुओं के नाम अर्थात संज्ञा, क्रियात्मक शब्द जैसे क्रिया करना, जैसे बाय बाय, हम अभिव्यक्त्यात्मक शब्द नहीं, नमस्ते होते हैं। जैसे हम बच्चे को हेलो बोलेंगे, कोई चीज नहीं करने के लिए बोलेंगे तो वह उस चीज को समझना शुरू कर देता है। जैसे कोई टॉय है, हम उसे मना कर रहे हैं कि आपको ये नहीं लेना है, तो हम ये वर्ड्स उसे समझाना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चा उन वस्तुओं तथा कार्यों के लिए शब्द का प्रयोग करता है जिसके लिए उसके पास कोई शब्द नहीं है। बच्चे के एक शब्द या 2 शब्दों के उच्चारण की एक दिलचस्प विशेषता और विशिष्टता यह है कि वह संक्षिप्त शब्द उन संपूर्ण अर्थों को अभिव्यक्त करते हैं जो पूर्ण वाक्यों में निहित होते हैं। जैसे जब बच्चा माँ को देखता है तो वो मम्मा शब्द का उच्चारण करता है, तो संदर्भ में उसका अर्थ हो सकता है कि मैं मामा के पास जाना चाहता हूँ, मम्मा के पास जाना चाहता हूँ, या मेरी मम्मा वहां है, या ऐसा ही कोई अन्य अर्थ। मतलब बच्चा मम्मा बोलता है और उसके बाद वह बताना चाहता है कि मैं मम्मा के पास जाना चाहता हूँ या मेरी मम्मा कहाँ गई। इस प्रकार वो एक संक्षिप्त यानी छोटे से शब्द में अपनी पूरी बात बता देता है। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे पानी को मम्मम बोलते हैं, तो बच्चा बोलेगा कि मुझे पानी, वो ऐसे नहीं बोलेगा मुझे पानी चाहिए, वो बोलेगा मुझे मम्मम मम्मम, एक शब्द बोलेगा और जो मदर होती है वो उसे पानी ला के दे देती है। ऐसे ही बच्चे के अपने कुछ वर्ड्स हो जाते हैं दूध के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, और
वो एक शब्द बोलता है और मदर उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। ऐसा ही कोई अन्य अर्थ एक या दो शब्द वाले वाक्यों को जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हैं क्या कहलाता है? टेलीग्राफिक भाषा कहलाती है। बच्चों की यह भाषा क्या कहलाती है? टेलीग्राफिक भाषा कहलाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि टेलीग्राफिक भाषा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब बच्चा 2 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, उसके बाद वह अपना धीरे धीरे शब्दों को उच्चारण करना शुरू करता है और एक शब्द ऐसा बोलता है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है, और इस भाषा को क्या कहते हैं? हम टेलीग्राफी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है 2 या 3 वर्ष के बीच की आयु में बच्चा व्याकरण युक्त भाषा सीख लेता है। वाक्य बनाने की उसकी क्षमता का विस्तार होने लगता है। अब धीरे धीरे वो सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है जो टेलीग्राफिक भाषा में विद्यमान नहीं थे, जैसे क्रियाएं, उपपद, आर्टिकल, संयोजक, संबंधवाचक शब्द। 4 वर्ष की आयु तक बच्चे की भाषा काफी सुव्यवस्थित हो जाती है। बच्चे अब लंबा सेंटेंस बनाने शुरू कर देते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। अब वो राइम्स बोलना शुरू कर देते हैं, स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम उन्हें जैसे एक शेर की पिक्चर दिखा रहे हैं, इसके अलावा तो वो शेर के बारे में 2-4 लाइनें बनाना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे जितना ज्यादा बच्चे को उचित एनवायरनमेंट दिया जाता है, बच्चे में उसी प्रकार से भाषा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बच्चे लंबी बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं तथा बारी बारी से बातचीत कर सकते हैं। 6 वर्ष की आयु तक शब्दावली में लगभग 10,000 शब्द शामिल हो जाते हैं। 7 से 9 वर्ष तक की आयु तक समझने लग जाते हैं कि शब्दों में अनेक अर्थ हो सकते हैं तथा वे ऐसे चुटकुलों तथा पहेलियों का आनंद लेने लगते हैं जो भाषा पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से सीक्वेंस से यानी कि क्रम से बच्चों के अंदर विकास होता है। पहले हमने फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने भाषा के विकास के बारे में पढ़ा। यहाँ तक हमने 3 डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है, जिसे जिसे हमने डिटेल में जाना है। स्टूडेंट्स, आप इसे पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और इसे याद करें। और मैं चाहूंगी कि आप इसे रटने के बजाय अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे और आप देखेंगे कि आपके घर में, आपके पड़ोस में अगर बच्चे इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं तो आपको सीखने में आसानी होगी। यहाँ पे हम अपना पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आऊंगी जिसमें मैं आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। जब तक आप इसे पढ़ें, याद करें और इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।